नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम इकोनॉमी के क्लास में नहीं हैं, आज हम लोग करंट अफेयर्स के एक विशेष क्लास में हैं जिसका नाम है करंट कॉन्सेप्ट। करंट अफेयर्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें अवधारणात्मक समझ विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें मुख्य परीक्षा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पीटी में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसपे एडिटोरियल लिखा जाता है, बहुत ज़्यादा चर्चा जिसके बारे में, जिस टॉपिक के बारे में होती है। तो उसी तरह का एक टॉपिक आज का हमारा जो है G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन। एक बात और मैं बता दूं कि ये जो क्लास है वो डेली नहीं होगा, लेकिन जब जब इस तरह का टॉपिक होगा जहां मुझे लगेगा कि अवधारणात्मक समझ की आवश्यकता है मेरे स्टूडेंट्स को, तो मैं ऐसे टॉपिक को लेके आऊँगा टाइम टू टाइम। तो चलिए इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और इस टॉपिक में हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे, इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले तो इस टॉपिक का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि मामला क्या है। इस वर्ष का यानी G20 का 2023 का जो इस बार हुआ है समिट, उसका थीम क्या है, सम्मेलन के प्रमुख बिंदु क्या है और नई दिल्ली घोषणा यानी डिक्लेरेशन, इस सम्मेलन का डिक्लेरेशन घोषणा क्या है। G20 के बारे में विस्तार से देख भी लेंगे कि ये क्या है। सभी जो पॉइंट्स हैं वो पीटी और मेंस दोनों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। हम आगे बढ़ें इसके पहले मैं अपना परिचय दे दूं। इस चैनल पे मैंने संभवतः अपना परिचय कभी नहीं दिया है विस्तार से, लेकिन जो निर्माण आईएएस या फिर अनअकैडमी या फिर पहले से भी मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट होंगे मेरे बारे में जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी फॉर्मली मैंने यहाँ कुछ बातों को लिख दिया है। जैसे वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं। एक तो यूट्यूब चैनल है जो आपके सामने है जिसे आप पढ़ रहे हो, वंदे मातरम IAS.com एक अलग से वेबसाइट भी लॉन्च किया गया है। उसमें जितने भी मटेरियल आपके काम के होंगे यूपीएससी तैयारी से रिलेटेड, वो सब आपको वहाँ मिलेंगे। तो उसको अभी डेवलप ही किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे पूर्ण विकसित प्लेटफॉर्म के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस देख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से एग्ज़ाम वगैरह में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैं करंट अफेयर से रिलेटेड एक मैगजीन का संपादक रहा लगभग 3-4 साल तक। तो करंट अफेयर्स के बारे में मेरी अच्छी जानकारी है, एक अच्छी पकड़ है, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड पीटी और मेंस में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा विस्तार से मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, तो उससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की उसमें डिमांड होती है, तो आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है आई होप आपके काम आएगा। तो सबसे पहले G20 समिट जो हुआ है उसके परिचय पे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समिट जो टर्म है इसी को समझ जाओ कि समिट का मतलब क्या होता है। शिखर सम्मेलन टर्म है ना, तो शिखर सम्मेलन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं समिट। समिट लेवल टॉक का मतलब ये होता है कि जिसमें जो शासनाध्यक्ष हैं, किसी भी देश के जो शासनाध्यक्ष हैं वो जब पार्टिसिपेट करें, ठीक है, मतलब हायर अथॉरिटी जब पार्टिसिपेट करे तो उसको समिट लेवल का टॉक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ये हेड ऑफ स्टेट हैं या हेड ऑफ गवर्नमेंट है। हेड ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है। तो हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट जब किसी सम्मेलन में भाग लेते हैं, जब किसी टॉक में भाग लेते हैं, तो उसको समिट लेवल का टॉक कहते हैं। ठीक है, या समिट बोल देते हैं। तो आप इस बात को समझिएगा। बहुत सारे ऐसे भी सम्मेलन होते हैं जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भाग न लेकर के सिर्फ मंत्री ही भाग लेते हैं। जैसे WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें प्रधानमंत्री भाग कभी नहीं लेते, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, तो ये एक शिखर सम्मेलन है, सबसे उच्च स्तर का सम्मेलन है, तो महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं G20 नेताओं का 2 दिवसीय 9 और 10 सितंबर को ये हुआ है। डेट याद रखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन आसपास अगर कोई एग्जाम है तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा। तो 9 से 10 सितंबर 2023 को ये 18वां शिखर सम्मेलन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम, एक बात हम देखेंगे कि यहाँ भारत वर्सेस इंडिया का भी एक मामला साथ साथ चल रहा है इस सम्मेलन से इधर, उस पर भी थोड़ा बात कर लेंगे। तो भारत मंडपम करके एक मंडप बनाया गया है, यानी कि एक पूरा एरिया डेवलप किया गया है, वहीं ये शिखर सम्मेलन हुआ है। उसमें जो भी राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष हैं अलग अलग देशों के, वो आए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत मंडपम का ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो बैठे हुए भाषण दे रहे हैं, इनके सामने जो देश का नाम है वो भारत है। अभी तक आपने गौर किया होगा कि देश का नाम जो है इंडिया ही हमेशा रहता था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों वगैरह में, लेकिन अब भारत वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं ये एक वैसे पॉलिटिकल मामला थोड़ा सा हो जा रहा है, लेकिन आपके लिए भी जानना जरूरी है। इसमें पॉलिटी हम देखेंगे, पॉलिटिक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो भारत और इंडिया दोनों में से कौन सा नाम वास्तव में इस देश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इंडिया और भारत की दोनों की बात करें, भारत हिंदी में लिखना चाहिए क्योंकि अंग्रेजी के कारण ही दिक्कत हो रही है। तो इंडिया और भारत, तो वास्तव में इस देश का नाम तो खैर कई सारा है।
जैसे आर्यावर्त, ये सबसे स्पष्ट नाम, बहुत ही प्राचीन नाम है आर्यावर्त। उसके बाद भारतवर्ष नाम है, हिंदुस्तान भी नाम हुआ, इंडिया फिर नाम पड़ा। लेकिन इंडिया के बारे में तो ये स्पष्ट है कि इंडिया शब्द का कोई शाब्दिक अर्थ, स्पष्ट रूप से शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं है, जबकि हम इस बात को समझते हैं कि हर एक शब्द का अपना कुछ विशिष्ट अर्थ होता है। ठीक है, उसके उच्चारण से एक भावना क्रिएट होती है। तो इंडिया वर्ड जो है ये तो अभ्रंश वर्ड है और अंग्रेजों के द्वारा भी दिया गया, यानी पश्चिमी देशों के द्वारा दिया गया। तो ये हमारा अपना यहाँ इस संस्कृति में विकसित तो वर्ड है नहीं। इस संस्कृति में विकसित वर्ड तो और भी बहुत सारे हैं, मैंने बताया, लेकिन भारतवर्ष या फिर भारत भी है। संविधान की बात करें तो आप जानते हैं कि आर्टिकल फर्स्ट का फर्स्ट जो पैरा है उसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वह राज्यों का एक संघ होगा। तो इंडिया को भी स्पष्ट करने के लिए भारत वर्ड का वहां भी इस्तेमाल करना पड़ा। इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो वहां भी इंडिया को स्पष्ट करने के लिए भारत वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि इंडिया और भारत दोनों वर्ड जो है संवैधानिक रूप से स्वीकृत हैं, लेकिन इंडिया को स्पष्ट करने के लिए भी वहां भारत शब्द को बाद में लाया गया। इसके अलावा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में होता क्या था, ये बात हुई कि स्वतंत्रता के बाद भारत का नाम भारत रहे या फिर इंडिया रहे या और कुछ भी हो। तो इसको लेके बहुत सारा विवाद था, लेकिन उस समय जो पावर में थे उनका ये कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह जो है या अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा एक सिस्टम है उसमें इस देश का नाम इंडिया 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 ही प्रचलित है। इस कारण से इंडिया नाम ही रखा जाए, अदरवाइज अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का जो एक छवि है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होगा। वैसे ये तर्क बहुत ज़्यादा बहुत ऑथेंटिक तर्क नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि भारत के बहुत बाद आए हैं, और जैसे पाकिस्तान का ही ले सकते हैं। पाकिस्तान तो उसी समय जन्म लिया, पाकिस्तान वर्ड तो पहले था ही नहीं, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान वर्ड जो है स्वीकृत हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चलो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों वगैरह में तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन इस देश का जो वास्तविक नाम है वही इसका नाम होना चाहिए, वही प्रयोग में लाया जाना चाहिए। उससे हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हमारा एक जो है आत्मविश्वास बनता है। इंडिया वर्ड जितने बार हम बोलेंगे हमें पता चलेगा कि हम जो है गुलाम थे, और ये शब्द इनफैक्ट ये उन्हीं के द्वारा दिया गया जो हमें गुलाम बनाए हुए थे। तो उस देश का आत्मविश्वास उतने उच्च स्तर पे नहीं हो सकता है। वैसे इंडिया नाम भी हम बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, तो ठीक है, उसको पूरी तरह से डिनाई ना भी किया जाए, फिर भी यथासंभव भारत शब्द का प्रयोग जो है व्यक्तिगत और जो है ऑफिशियल शब्द के रूप में भी किया जा सकता है। तो यहाँ भी G20 में भी भारत शब्द को जो है हाईलाइट किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ भी भारत टर्म को हाईलाइट किया गया। इसके अलावा ये देख सकते हैं कि ये जो है इस बार का थीम है, वैसे हम आगे बात करते, लेकिन ये थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। बड़ा ही महत्वपूर्ण थीम है, और इस थीम के आधार पर निबंध लिखने के लिए आ सकता है। इस थीम के आधार पर आप पूरे G20 की व्याख्या कर सकते हैं, इसकी भावना को समझ सकते हैं। इसके साथ साथ थीम में वसुधैव कुटुंबकम को भी स्थान दिया गया है, यानी कि पूरी दुनिया जो है कुटुंब है, एक परिवार है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि वन अर्थ वन फैमिली, इन दोनों चीजों को वसुधैव कुटुंबकम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। फिर ये दोनों शब्द अगर है तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि वन फ्यूचर भी होना चाहिए। अगर एक ही अर्थ है, एक ही फैमिली है, तो एक ही फ्यूचर भी होना चाहिए। ये कुछ भावना थी या थीम था। ठीक है, तो थीम तो देख चुके हैं। अब इस सम्मेलन के जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात तो इसका नाम अभी हम लोग क्या बोलते हैं, G20 बोलते हैं, लेकिन भविष्य में ये G21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, G21। इसमें G21 में क्या क्या हो जाएंगे, तो 19 तो इसमें देश हैं, 19 क्या है, कंट्रीज हैं, और 2 जो हैं वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। एक तो यूरोपीय यूनियन और दूसरा जो है अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकी यूनियन जो है AU। ये 2 जो है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसमें होंगे, तो कुल मिला के 21 अब हो जाएंगे। लेकिन अभी तो ऑफिशियली G20 ही बोला जा रहा है, भविष्य में हो सकता है अगले बार G21 इसका यूज किया जाए। तो इसके प्रथम सत्र में ही अफ्रीकी संघ को समूह का स्थायी सदस्य बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अब देखो इस वर्ड को मैंने स्किप कर दिया। क्यों स्किप कर दिया, क्योंकि इस तरह के जो अनावश्यक फैक्ट हैं वो हमारे किसी काम के होते नहीं हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि जो वनडे एग्जाम है तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन सामान्य रूप से आपको उतना याद रखना नहीं है। अब अजाली याद रख लो, इससे भी आपका काम चल जाएगा। अगर मान लो कि गलती से पूछ दिया और छोटे मोटे एग्जाम को आप दे रहे हो तो कई बार पूछ लिया जाता है करंट अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक है, यूपीएससी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है।
भारत ने सबका साथ सबका सबका विकास भावना के साथ अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव किया था, क्योंकि भारत ही अभी जो है इसका अध्यक्ष है। प्रस्ताव भारत की तरफ से आया था कि सबका साथ सबका विकास। अब देखो ये शब्द जो है यहां से आपका निबंध का एक टॉपिक बन सकता है। किसका टॉपिक बन सकता है? निबंध का टॉपिक बन सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है निबंध का। मान लो कि यही टॉपिक आएगा, सबका साथ सबका विकास, निबंध लिखने के लिए कैसे लिखोगे? अब देखो यहाँ एक बात स्पष्ट हो रही है कि अभी तक प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास टर्म का यूज करते थे, लेकिन आंतरिक जो हमारी राजनीति है या आंतरिक जो विकास का जो एजेंडा है उसके लिए करते थे। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने के संदर्भ में इन्होंने इस शब्द का यूज किया। तो देखो आप इस तरह से आपको निबंध के लिए एंगल्स मिलते हैं। सबका साथ सबका विकास एक आंतरिक मामला हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय भी मामला हो गया। ठीक है, क्योंकि मान लो कि आपको यह समझना होगा कि G20 है क्या। इस बात को जब आप समझ जाओ कि G20 क्या है, G20 एक्चुअली विकसित देशों और जो तेजी से विकासशील देश है, मतलब तेजी से विकास करने वाले जो देश हैं, इन सब का एक संगठन है। तो अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया जा रहा है, यानी कि विकास की मुख्य धारा से अफ्रीका को भी शामिल करने की बात करी जा रही है। वैसे अफ्रीका एक देश के रूप में पहले से है, दक्षिण अफ्रीका, लेकिन अब अफ्रीकी यूनियन को भी शामिल किया गया, एक बड़ी बात है। और इसके लिए आपके पास कुछ एक एंगल भी मिल जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एंगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह सबके आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने यह कहा कि खाद्य और ईंधन प्रबंधन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा व जल सुरक्षा हो, हमें भावी पीढ़ियों के लिए ठोस समाधान ढूंढना होगा। स्वास्थ्य, यहाँ कॉमा लगा देंगे। अब देखो बड़ा महत्वपूर्ण बात है, एक्चुअली प्रधानमंत्री का वक्तव्य हुआ है। एक तो प्रारंभिक वक्तव्य था, उसके बाद प्रथम सत्र में वक्तव्य था, द्वितीय सत्र में वक्तव्य था, तृतीय सत्र में वक्तव्य था, उसके बाद जो है समापन सत्र में भी उनका वक्तव्य था, यानी कि उनका स्टेटमेंट था, यानी उनका स्पीच था। कुल मिला के ये कह सकते हैं 3-2-5 उनका स्पीच हुआ है। मैंने सबको कलेक्ट करके रखा है। अब उन सबको अगर आप देखोगे तो वास्तव में आपको बहुत सारे एंगल मिलेंगे। देश का प्रधानमंत्री ही जिन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बोल रहा है, उन सब मुद्दों के बारे में विस्तार से और ऑथेंटिक बात आपको क्यों जानकारी नहीं होनी चाहिए, यानी होनी चाहिए। अगर आपको आईएएस बनना है तो प्रधानमंत्री जिन जिन बातों को बोल रहे हैं उसके बारे में अच्छी एक समझ आपको होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक अच्छा फैक्ट भी आपके पास होना चाहिए उन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा उनके वक्तव्य का कुछ पॉइंट यहाँ लगाया गया है, विस्तार से है। एक क्लास अलग से मैं ले लूंगा उनके वक्तव्यों पर, 5 उनका जो स्पीच है उस पर हम लोग अलग क्लास ले लेंगे। ठीक है, पूरा एक पता चलेगा कि वास्तव में किन किन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बातचीत हो रही है या फिर संवेदनशील मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसे समय में जी रही है जब सदियों पुरानी समस्याएं समाधान मांग रही हैं, और ऐसे समय में हमें अपने दायित्वों को मानव केंद्रित दृष्टिकोण रखना होगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अभी तक हमारा दृष्टिकोण कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह लग रहा है कि व्यावसायिक दृष्टिकोण है, तो हमें व्यवसाय को भी रखना है, लेकिन व्यवसाय के अलावा जो है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हमें रखने की आवश्यकता है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस तरह की चीजों से आप जो है एग्जाम के लिए भी मटेरियल इकट्ठा करते रहो। उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद दुनिया भर में विश्वास की कमी हुई है, और इस विश्वास को क्या करना है, इस अविश्वास को विश्वास में कन्वर्ट करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसे होगा कन्वर्ट, उसके लिए ही ये सब सम्मेलन आदि आदि चल रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक कायाकल्प के लिए दुनिया से एकजुट होने का आह्वान किया, ताकि पारस्परिक विश्वास और भरोसे की कमी को दूर किया जा सके। तभी 21वीं सदी का जो विश्व है उसमें हम कुछ ठीक ठाक कर सकते हैं। एक बात और मैं बता दूं कि ये जो कुछ भी हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली ये सब बातें जो भी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हो रहा है वो ग्राउंड लेवल पे भी वो भी उतना ही सही हो। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे बहुत सारे ऐसे भी विचारक हैं जिनका मानना है कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है, ये ग्लोबल वर्ल्ड जो है, जो इतने सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं, ये गरीब देशों को और गरीब, अमीर देशों को और अमीर बना रहे हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लेकिन हम चूंकि यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं इसीलिए हमारा जो दायरा है वो एक सीमित होना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, जो होना चाहिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए G20 मुख्य समन्वयक जो हमारे मेन कोऑर्डिनेटर थे हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 के आयोजन से देश को आर्थिक लाभ में, बड़ा ही महत्वपूर्ण। कई बार लोग ये पूछ देंगे कि इस तरह के बड़े बड़े सम्मेलनों से क्या फायदा है। एक बात और आपने देखा होगा कि पिछले साल से ही G20 को लेकर के बहुत ज्यादा देश में कुछ कुछ हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, जैसे अलग अलग राज्यों का मैंने भी भ्रमण किया इस 1 साल के दौरान, तो मैंने देखा कि अलग अलग राज्यों में G20 को लेकर के दीवालों पे पेंटिंग, उस राज्य का अपना कल्चर डिपिक्ट करना, इस तरह से पूरे देश में G20 को खूब प्रचारित किया गया।
तो उसमें भी पैसा लगता है, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ उसमें भी पैसा लगता है। लेकिन हर्षवर्धन जी ये बता रहे हैं कि वास्तव में इससे हमें आर्थिक लाभ हुआ है। कैसे हुआ है, तो एक लॉजिक देख लेते हैं। तो पूरे देश में G20 से जुड़ी बैठकें और आयोजन किया गया, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। इस दौरान 125 से अधिक देशों के 1 लाख आगंतुक यहाँ लोग आए। उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए एक भारत का दर्शन भी हुआ। एक बात और है कि लोग अगर आए तो हमें क्या फायदा हुआ। तो देखो, जब लोग आते हैं तो लोगों का विश्वास भारत पर जमता है कि भारत है क्या। जब विदेशी लोग भारत को जान जाएं कि भारत क्या है, तो यहाँ के लिए निवेश और अन्य चीजें जो व्यापारिक एक बेनिफिट होता है वो मिल पाता है। साथ ही साथ हमारा जो एक सांस्कृतिक हमारी जो एक पहचान है उसको भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या अंतर्राष्ट्रीय फलक उसको मिल पाता है। ठीक है, लोग जब हमें जानेंगे तो हमसे उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा और अन्य चीजें भी बढ़ेंगी। ठीक है ना, हमारी मजबूती अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हो पाएगी। ये तो प्रमुख बातें हो गई। इसके अलावा G20 के ही अंतर्गत प्रधानमंत्री ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 20 तो सदस्य ही थे, एक नया सदस्य जुड़ गया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आए थे, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि वहां आए हुए थे, क्योंकि सिर्फ सदस्य ही नहीं आते हैं, कई बार जो है बहुत सारे विजिटर्स को भी आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, पर्यवेक्षक वगैरह होते हैं। तो बहुत सारे देशों के नेताओं के साथ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने द्विपक्षीय बैठक की। ठीक है, अब इस द्विपक्षीय बैठक में उन देशों के साथ जो बायलैटरल रिलेशन है, यानी कि जो द्विपक्षीय संबंध है, उस संबंधों में भी अपडेटेशन हुआ है, यानी उस संबंधों में भी थोड़ा सा विस्तार हुआ है ना। जैसे मान लो कि मैं कोई मेरा मित्र है, उसके पास मैं जाता हूँ, किसी और काम से जाता हूँ, लेकिन जाने के कारण हमारा जो संबंध है जैसा था उससे एक लेवल आगे बढ़ेगा, ऐसा होता है ना। तो यहाँ अलग अलग देश के प्रधानमंत्रियों के साथ भारत के प्रधानमंत्री की बैठक हुई और संबंधों में विस्तार हुआ। तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बना करके पूरा बताऊंगा कि इन सब देशों के साथ क्या क्या रिलेशन में अपडेट हुआ है। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII, इसकी स्थापना की गई है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट, अंतर्राष्ट्रीय निवेश, वो अंतर्राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना यहाँ करी गई है। भारत और अमेरिका के जो राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति इसमें प्रमुख थे, और अन्य देख लीजिए कौन कौन से देशों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, ये एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर की घोषणा भी की गई, उसका नाम है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर का तो आप मतलब समझते ही होते हैं, आर्थिक गलियारा। जब तक देशों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी, संपर्क नहीं होगा, तो व्यापार कैसे होगा, है ना। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो व्यापार कैसे होगा। अंग्रेजों ने भारत का रास्ता एक दूसरे रूट से खोज लिया, उस रूट के कारण उनका व्यापार कितना बढ़ गया, इतना व्यापार बढ़ गया, इतना लोभी हो गए कि यहां शासन ही करने लगे। तो कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनके पास कनेक्टिविटी है, जिनके पास रूट्स है, वो जो है इस टाइम के जो है वो हीरो हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया का मिडिल ईस्ट से कनेक्शन होगा और फिर मिडिल ईस्ट का यूरोप से। तो इस तरह से इंडिया का जो है मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप से एक कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बनेगी। इसकी भी घोषणा की गई है। इस पर भी इन दोनों को मिला करके एक सेपरेट वीडियो बन जाएगा, मैं बना दूंगा। इस आयोजन का उद्देश्य है भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देना, इसके विभिन्न आयामों में संपर्क को मजबूत करना। ठीक है, ये तो इसके बारे में बात हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसका इंट्रोडक्शन तो यहाँ देता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बताने लगूँ तो बहुत ही विस्तारित वीडियो हो जाता है। ठीक है ना, तो अलग से वीडियो बनेगा, वो एक सेपरेट टॉपिक है भी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री के द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसके बारे में बराबर सवाल उठाया जा रहा है कि उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, साथ ही साथ उसकी सीमाएं हैं, उसका एक लिमिटेशन है, कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन के जगह पर बायोफ्यूल एक भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। तो उसके लिए एक वैश्विक गठबंधन की बात की गई है, वैश्विक गठबंधन की घोषणा की गई है। इसके बारे में भी हम लोग एक विस्तार से अलग से वीडियो में देखेंगे। सामान्य रूप से आप जान जाइए कि जैव ईंधन गठबंधन एक बना है, इसकी घोषणा हुई है। अब हम लोग फिर से आ जाते हैं G20 पे। ये तो G20 के दौरान ही कौन कौन से नई नई चीजों की बात हुई। अब हम लोग G20 पे फिर आते हैं, और G20 में नई दिल्ली घोषणा, यानी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, कोई भी बैठक जब होता है
तो बैठक में बातचीत करेंगे और अन्य बातें होंगी, लेकिन बैठक जब स्टार्ट होता है तो लगभग उसके पहले ही उसका पूरा एजेंडा बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, तो उसकी घोषणा की जाती है कि इतने सारे देश इन इन मुद्दों पर क्या है, सहमत हैं। तो कई बार तो रूटीन बातें होती हैं, एक ही बात को बार बार रिपीट किया जाता है, लेकिन फिर भी हमें उन सब बातों को अपने दिमाग में स्थान देना है कि क्या क्या बातें हो रही हैं G20 के उसमें एराना में। तो शिखर सम्मेलन के पहले दिन G20 सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कई बार जो है इस तरह के जो सम्मेलन होते हैं उसमें सर्वसम्मति नहीं बन पाती है, कुछ देश कुछ मुद्दों पर असहमति व्यक्त करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, सर्वसम्मति व्यक्त की गई। तो नई दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया और ये बात जो है भारत के लिए एक गौरव का विषय है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का विषय है कि सर्वसम्मति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है उसको स्वीकार किया गया। साथ ही साथ ये पूरा सम्मेलन बहुत ही भव्य तरीके से बहुत अच्छे से आयोजित हो गया। ठीक है, G20 नेताओं के सम्मेलन में पारित की गई नई दिल्ली घोषणा में अन्य विषयों के अलावा क्या क्या विषय थे इसमें देखो, समावेशी विकास, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना, समावेशी विकास का मतलब हो गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट कह लो। ठीक है, सस्टेनेबल नहीं कहेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि सभी वर्गों का विकास है। जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने के लिए कार्रवाई तेज करना, जो आप जानते हैं कि कॉप का सम्मेलन होते रहता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। इसके अलावा भविष्य में स्वास्थ्य आपदा स्थितियों के दौरान, जैसे कोरोना हुआ था, ठीक है ना, के दौरान अधिक मात्रा में चिकित्सा आपूर्ति। अब ये भी एक बाजार का भी विषय है कि कोरोना जैसी बीमारियां हो रही हैं तो चिकित्सा आपूर्ति कौन करेगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब कंट्रीज हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से होता है, वो करेंगे, या भारत जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है, जो रैपिड ग्रो कर रहे हैं, वो करेंगे। तो भारत जैसे देश भी इसमें करेंगे, सभी करेंगे, लेकिन भारत का भी स्थान इसमें महत्वपूर्ण होगा। सदस्य देशों ने इसके अलावा टिकाऊ, संतुलित और समावेशी वृद्धि के साथ साथ सतत विकास, ये हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सब जान रहे हैं, 17 गोल इसमें होते हैं। आप लोगों का ये काम होगा, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि 2030 तक के लिए 17 गोल UNGA के द्वारा निर्धारित किए गए थे, इसको आप दिमाग में सेट कर लेना कि 17 गोल कौन कौन से हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई सारे सेक्शन में, सोशल जस्टिस में और अन्य सेक्शन में भी यहां से डायरेक्ट होता है। ठीक है, तो यहां भी उल्लेख हो गया ना, सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडे को, यही 2030 जो मैंने अभी बताया, को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट व्यक्त की उन्होंने। कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने, जलवायु अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल सतत विकास के जरिए जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने की कार्रवाई तेज करें। ठीक है, ये सब सामान्य बातें लगती हैं, लेकिन इन सबको दिमाग में क्लियरिटी रखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है। कई बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल मिलेगा, तो उन कॉन्सेप्ट के प्रति भी क्या रहेंगे, संवेदनशील रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने बताया कि घोषणा में टिकाऊ भविष्य के लिए हरित विकास समझौता यानी कि पर्यावरण अनुकूल विकास समझौते की परिकल्पना की गई है। ये एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ऐसा विकास, तो उसको हरित विकास भी कह सकते हैं, ग्रीन डेवलपमेंट। नई दिल्ली घोषणा के बारे में G20 के लिए भारत के शेरपा अमिताभ कांत, ये ध्यान में रखें कि भारत के शेरपा कौन थे, अमिताभ कांत थे। ये एक्चुअली रूट्स होता है कि शेरपा का रूट होता है, अन्य रूट होता है, उसी से ये सम्मेलन इस तरह का हुआ करता है, ज्यादा नहीं, बस ये जान जाना कि शेरपा कौन थे। तो अमिताभ कांत थे, हर एक बार चेंज होते रहता। अभी इनकी मुख्य उपलब्धि ये है, उन्होंने कहा कि मुख्य उपलब्धि ये है कि प्रत्येक देश हरित विकास समझौते पर ध्यान देने के लिए सहमत हुआ है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के विश्व में विकास सबसे बड़ा एजेंडा है, लेकिन समस्या ये है कि आधुनिक तरीके से जो विकास किया जा रहा है उससे पर्यावरण को उसी अनुपात में हानि हो रही है, भयंकर ढंग से हानि हो रही है। तो ये हानि कम से कम हो, इसके लिए इस तरह के समझौते किए जा रहे हैं। तो समझौते पर ध्यान देने के लिए सहमति हुई है, इस तरह के किसी समझौते पर भी सहमति नहीं हुई है, ठीक है ना। लेकिन इस विषय पे आप G20 में बात होगी, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और दुष्प्रभावों की निंदा की, बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट, चूंकि मैं करंट अफेयर्स बहुत पहले से पढ़ाता था, तो इसीलिए मुझे ध्यान है कि 2014 से पहले आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खूब बातचीत होती थी, खूब बातचीत, और भारत जो है आतंकवाद के सभी रूपों की खूब निंदा भी करता था। फिर भी जो है
कितना भी निंदा करे, अगले दिन जो है आतंकवादी हमला जो है वो होते रैपिडली होते रहता था, खासकर पाकिस्तान की तरफ से। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार किया जाता था, लेकिन उस पर वास्तव में जो है रोक नहीं लगाई जाती थी। अच्छी बात है कि वर्तमान जो गवर्नमेंट है वो आतंकवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को उसने बहुत ही सफलता के साथ कंट्रोल किया है। फिर भी हमारा यह दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बार बार इस तरह के मुद्दे जो हैं जो भारत के लिए संवेदनशील हैं उसको रखने की आवश्यकता है, और अन्य देशों को भी इसमें संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, उन्होंने यह स्वीकार किया, सभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जितने भी लोग जितने भी देश आए हुए थे उनके प्रति स्वीकार किया कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति गंभीर खतरों में से एक है। क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ बड़ी समस्या ये थी, खासकर अमेरिका जैसे देशों के साथ, कि वो आतंकवाद को भी कैटेगराइज करते थे। वास्तव में आतंकवाद का वो यूज करते थे अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। जैसे वो कहते थे गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। अब बताओ कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म तो टेररिज्म होता है ना। तो भारत का हमेशा से ये कहना है कि आतंकवाद का कोई इस तरह का कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण सही नहीं है, बल्कि आतंकवाद के सभी रूपों का हमें क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए। उसको काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें जो है स्टेप्स उठाने चाहिए। ठीक है, तो भारत का ये बहुत पुराना, एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक संवेदनशील भारत के लिए मुद्दा रहा है। अमिताभ कांत ने यह भी कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता इस समूह के इतिहास में सर्वाधिक महत्वाकांक्षी रही है। क्यों? क्योंकि इतना अनुच्छेद वाले 83 अनुच्छेदों वाली इस दिल्ली घोषणा को पूरी तरह से आम सहमति से, बिना किसी विरोधाभास के, सर्वसम्मति से अपनाया गया। यह वैश्विक सहमति को भी दर्शाता है। कुछ मुद्दों को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय जो इस तरह के मंच हैं वो क्या है? वैश्विक रूप से सहमत है। और ये G20 जो है ना सबसे महत्वपूर्ण एक संगठन के रूप में सामने आया है। क्योंकि आप जानते हैं कि विकसित देशों का जो संगठन है G7 है। धीरे धीरे ये मान के चलो कि G7 का स्थान जो है G20 ले लेगा। G7 का स्थान, जो सर्वाधिक विकसित देशों का संगठन है, उसका स्थान G20 ले लेगा। अब G20 पे अगर वैश्विक सहमति किसी भी मुद्दे को लेकर बनती है, इसका मतलब एक बहुत बड़ी बात है ना। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी, जो कि वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय विचार विमर्श के दौरान हासिल की उपलब्धियों पर उन्होंने प्रकाश डाला और कहा कि बहुराष्ट्रीय जो विकास बैंक हैं, बहुराष्ट्रीय कह सकते हैं या फिर बहुत सारा जो मल्टीलैटरल जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, मल्टीलैटरल भी कई बार बोल देते हैं, तो मल्टीलैटरल ही मान के चलो, तो मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और इस तरह के जो विकास बैंकों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की पर सहमति व्यक्त की है विभिन्न देशों ने। अब हम लोग G20 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि G20 है क्या। अंतर्राष्ट्रीय जो एक मैप है उसमें आप देख सकते हैं कि G20 लगभग पूरे दुनिया के देशों को कवर करता है। तो इसमें अभी G20 है। एक जब अफ्रीकी यूनियन इसमें जब इंक्लूड हो जाएगा तो अफ्रीका को आप जो है फिर अलग तरीके से देखें। अभी तो साउथ अफ्रीका सिर्फ है, अब अफ्रीकी यूनियन जब होगा तो समझ जाए कि बहुत बड़ी बात फिर से एक हो गई। ठीक है, तो ये एक मैप दिमाग में रखेंगे। कई बार जो है प्रश्न मैपिंग से रिलेटेड, ज्योग्राफी का जो प्रश्न है वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रश्न होता है। जैसे G20 हुआ, हाईलाइटेड इशू है। एग्जाम मान लो कि आसपास कोई एग्जाम है, अब मान लो कि अर्जेंटीना का, ब्राजील का, इन सब का ही लोकेशन या फिर इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिया, या भारत के आसपास मान लो इंडोनेशिया है, अब इंडोनेशिया से रिलेटेड कुछ छोटा सा सवाल पूछ लिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, चाइना। ठीक है ना, सवाल कई बार जो है इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं मैपिंग से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन वो हाईलाइटेड इशू रहेगा तभी पूछा जाएगा। तो चलिए एक परिचय यहाँ विस्तार से देख लेते हैं G20 का। तो सबसे पहली बात तो G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में हुई, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुई। याद रखना पड़ेगा, छोटा छोटा फैक्ट है। अभी इसमें कितने देश हैं? पीछे मैं बता चुका हूं कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ, 20 हो गए। अब लेकिन अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया गया, तो अब हम कहेंगे कि 19 देश और 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सदस्य कौन कौन से हैं? तो देखो, सदस्यों के संदर्भ में मैंने ऐसे नाम नहीं लिखा है, महाद्वीपों के हिसाब से लिखा है। तो अब महाद्वीपों के हिसाब से देख लो कि कौन कौन से देश हैं। इसमें रीड करने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य पे बात कर लेते हैं, महत्वपूर्ण है। देखो, इस संगठन का मूल उद्देश्य है कि बड़े औद्योगिक देशों यानी G7 टाइप के व तेजी से उभरते विकासशील देशों यानी भारत जैसे, उनके बीच आर्थिक सहयोग का कायम करना, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन डेवलप्ड एंड रैपिडली डेवलपिंग कंट्रीज। जो रैपिडली डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके बीच और जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री उनके बीच जो है एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना। G20 का कोई चार्टर
यानी कि चार्टर का मतलब एक तरह से हम संविधान मान सकते हैं कि कोई भी संगठन चलता है तो उसका एक चार्टर होता है। जैसे यूएनओ का अपना एक चार्टर है, यूएनओ उसी चार्टर के तहत चलता है। तो इसका अपना कोई चार्टर नहीं है, कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है, यानी कि उसका कोई सचिवालय नहीं है, कोई स्पेसिफिक जगह पर कोई ऑफिस इसका नहीं है। तो ये काम कैसे करता है? तो काम तो ऐसे करता है, लेकिन इसके काम करने के संदर्भ में ट्राइका करके एक कॉन्सेप्ट। ट्राइका का मतलब होगा कि पिछले बार जो अध्यक्ष था, इस बार जो अध्यक्ष है और अगले बार जो अध्यक्ष होगा, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? ट्राइका बोलते हैं। तो कौन कौन था? तो ट्राइका में अभी कौन कौन शामिल हो गया? इंडोनेशिया शामिल हो गया, इंडिया शामिल हो गया और ब्राजील शामिल हो गया। तो इस बार अभी जो है ट्राइका में कौन होगा? IIB होगा। एक और बात ध्यान में रखेंगे कि भारत की अध्यक्षता जो है नवंबर 2023 तक है। अभी सितंबर चल रहा है तो 2 महीने और है। तो प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में कहा था कि नवंबर 2023 तक भारत की अध्यक्षता रहेगी। तो नवंबर 2023 के आसपास भारत की अध्यक्षता जब खत्म, उसके पहले ही एक मतलब एक डिजिटल एक इस तरह का समिट वगैरह किया जा सकता है। वो भविष्य की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी बात करी है। 2024 का अध्यक्षता ब्राजील के पास रहेगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी लिखा हुआ है, इसको करंट कॉन्सेप्ट में कर देता हूँ। तो करंट कॉन्सेप्ट का क्लास आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी पता चले कि इस तरह का कुछ एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि इस तरह का क्लास लाया जाए, इस तरह के टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाए या नहीं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।